चिश्ती से पूछताछ जारी है। अवैध कब्जे करने के आरोप, अजमेर विवादित नारा मामला, पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पूछताछ जारी है। दरगाह इलाके में एक दुकान पर गौहर ने कब्जा किया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों पुलिस ने ये कब्जा मुक्त करवाया। अपने दोस्त के साथ मिलकर ये कब्जा किया था। कई अन्य अवैध कब्जों की पुलिस जानकारी जुटा रही है। गौहर चिश्ती से पूछताछ जारी है और जितनी जानकारी उसके बारे में जुटाई जा रही है तो निकलकर ये सामने आ रहा है कि अवैध जमीनों के ऊपर कब्जे में वो शामिल रहा है, उसके साथी रहे हैं और कुछ और जमीन से जुड़े मामलों में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, चूंकि अब इसके बारे में पूरी डिटेल निकाली जा रही है तो जमीन से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं और क्या डिटेल मिली है पुलिस को? देखिए, सिलसिलेवार रूप से गौहर चिश्ती जो पुलिस रिमांड पर है 7 दिन के लिए, उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक निकल के सामने आया है कि गौहर चिश्ती के 3 मोबाइल जो है वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और उनकी अब साइबर सेल के जरिए फॉरेंसिक जांच की जा रही है। और उसमें क्या कुछ सस्पेक्टेड चीजें हैं, चाहे वो फोटो वीडियोस के माध्यम से हो या विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुपों के जरिए उसका जुड़ाव हो, उन तमाम पहलुओं को जो साइबर सेल है वो फॉरेंसिक जांच के जरिए पड़ताल कर रही है। सबके बीच में लगातार पूछताछ के बीच में जो गौहर चिश्ती के खिलाफ जो है वो अवैध कब्जों का मामला भी निकलकर सामने आया है। कोतवाली थाने में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। पिछले दिनों दरगाह इलाके में एक दुकान पर अवैध कब्जा का मामला भी निकलकर सामने आया था, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस इमदाद के जरिए अवैध कब्जा जो है वो छुड़वाया गया था और मूल मालिक को कब्जा पुलिस ने सुपुर्द किया था। इस मामले में उस दुकान पर अवैध बिजली कनेक्शन की बात भी निकल के सामने आई थी। तो तमाम सूचनाएं जो हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, गौहर चिश्ती जो है कई चीजों को उसके चीजें सामने आ रही है। पुलिस हालांकि बहुत सावधानी से इन चीजों का वेरिफिकेशन भी कर रही है। सबके बीच में खबर ये भी है कि एनआईए की टीम भी अजमेर पहुंची है और उन्होंने जो जांच अधिकारी के साथ एसपी चुनाराम जाट है उनके साथ एक अनौपचारिक बैठक की है और इस पूरे मामले का एक जो शुरुआती फीडबैक है वो भी लिया है। हालांकि औपचारिक रूप से एनआईए ने अभी भी गौहर चिश्ती से पूछताछ नहीं की है क्योंकि फिलहाल वो पुलिस के रिमांड पर चल रहा है। लेकिन एक सरसरी रूप से जो है प्रारंभिक रूप से एनआईए ने दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है और साथ ही साथ जो मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं और एसपी हैं उनसे अब तक का फीडबैक भी लिया है। तो एक बार जब पुलिस का रिमांड पूरा हो जाएगा और तफ्तीश पुलिस की शुरुआती पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये भी संभावना है कि एनआईए इस मामले में गौहर चिश्ती से भी पूछताछ करेगा और उससे कानूनी प्रक्रिया अपनाने के तहत उससे पूछताछ की जाएगी। आसिफ, अभिजीत, ये जो लोकल एफआईआर या लोकल मामले निकलकर सामने आ रहे, जमीन से जुड़े हुए मामले हों या वहां पर जो है वो स्थानीय तौर पर लड़ाई झगड़े को लेकर एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हुई हो, ये इसके अलावा जो नारे से जुड़े मामले हैं, इसके फोन को खंगाला गया होगा, चैट्स को खंगाला गया होगा, क्या कोई और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जैसे पहले वाले मुख्य आरोपियों के अंदर तार से तार जुड़ते चले गए थे। अभिजीत, देखिए, जो 3 मोबाइल गौहर चिश्ती के पुलिस ने बरामद किए हैं उनको अभी फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर सेल के पास भेजा गया है। वहां से क्या कुछ निकल के आएगा तो उसके बाद उसकी अपडेट मिल पाएगी। लेकिन बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में गौहर चिश्ती जुड़ा हुआ था, हालांकि पुलिस की पूछताछ में उसने कहा है कि वो एक सामान्य और धार्मिक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अमूमन कई लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन पुलिस भी इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है और इसी लिहाज से वो तीनों मोबाइल जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए साइबर सेल को दिए गए हैं। इसके बीच में खबर ये भी निकल के आ रही है कि एक अन्य जो आगे निकल के सामने आ रही है, हालांकि पुलिस है अभी भी लगातार उससे पूछताछ कर रही है और लोकल कॉन्टैक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट है। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और श्रीगंगानगर में हालात सामान्य होने लगे हैं। बाजारों से पानी निकाला गया। अतिवृष्टि के बाद गंगानगर में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। रविंद्र पथ, गौशाला रोड, मीरा मार्ग से पानी उतर चुका है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में बरसाती पानी भरा हुआ है। राधेश्याम कोठी रोड, चांडक रोड सहित अन्य स्थानों पर पानी भरा हुआ है। सेना की मदद से पानी निकासी में प्रशासन जुटा हुआ है।
तो ये गंगानगर की तस्वीरें हैं। 2 दिन पहले पूरा गंगानगर में बरसाती पानी उफान पर था, लेकिन सेना और रेस्क्यू टीमों की मदद से पूरे शहर का पानी निकालने की कोशिशें पिछले 2 दिनों से लगातार जारी हैं। और यही कारण है कि शहर में मुख्य इलाकों से भरा हुआ पानी लगभग निकाल लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ इलाकों के अंदर अभी भी थोड़ा पानी बचा है, जिससे आवाजाही पर साफ तौर पर असर नजर आ रहा है। लेकिन अब गंगानगर के अंदर हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या अब सामान्य तस्वीरें गंगानगर की कही जा सकती हैं? क्या लोग बाहर निकलने लगे हैं? समूचा पानी निकाल लिया गया है? बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, अब श्री गंगानगर में जो अतिवृष्टि के बाद हालात खराब हुए थे जलमग्न होने की वजह से, वो हालात अब धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह की यदि बात करें तो श्री गंगानगर का मुख्य मार्ग रविंद्र पथ, गौशाला रोड और मीरा मार्ग, जहां पर कल शाम तक लगभग 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ था, वो पानी अब उतर चुका है। लोग आराम से अपना वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने आराम से पद यात्रा भी कर पा रहे हैं। मीन्स अब श्री गंगानगर में हालात सामान्य होने का एक मेन जो कारण रहा वो ये रहा कि स्थानीय प्रशासन के लगता है अशोक से संपर्क टूट गया। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो जानकारी दे रहे थे गंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। उनका कहना है कि अब सामान्य हो रहे हैं हालात, लोग वाहनों पर, सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, श्री गंगानगर में नहर में कटाव हो गया। तेज बरसात के कारण यह कटाव देखा गया है। इंदिरा गांधी नहर में कटाव हुआ। नहर की 180 आरडी के नजदीक यह कटाव हुआ है। सूचना पर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से अशोक से बात करते हैं। अशोक, अब बड़ी मुश्किल से गंगानगर की स्थिति संभली थी बरसात के पानी से, अब नहर में कटाव भी देखा जा रहा है। अगर नहर में ये कटाव समय पर भरा नहीं गया, दोबारा अगर वैसी ही बारिश आती है तो गंगानगर के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। अशोक से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले ये तस्वीरें आप देखिए जो नहर में कटाव हुआ है, और नहर का पानी शहर में इसी तरीके से अंदर आता है। हालांकि बताया जा रहा है कि टीमें पहुंच गई हैं इस कटाव को पाटने के लिए, इस कटाव को भरने के लिए। अगर फिर से गंगानगर में ऐसी ही बरसात होती है तो ये कटाव शहर के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। नहर की 180 आरडी के नजदीक ये कटाव हुआ। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आसिफ जी। अशोक, ये जो तस्वीरें कटाव की टेलीविजन के ऊपर नजर आ रही हैं, अगर दोबारा फिर से गंगानगर में ऐसी ही बरसात होती है, समय पर इस कटाव को नहीं भरा जाता है, तो गंगानगर की स्थिति इस समय जो है उससे ज्यादा जो है बुरी स्थिति में जा सकता है। बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, यदि ये इंदिरा गांधी नहर है जिसमें हजारों क्यूसेक पानी का बहाव मौजूदा दौर में इस समय बना हुआ है, यदि ये कटाव बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर आसपास का जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएगा। ये चूंकि इंदिरा गांधी नहर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र का मामला है, जहां 180 आरडी के नजदीक ये लगभग 15 फीट का कटाव आया है, और शायद यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सिंचाई विभाग भी इस कटाव की गंभीरता को समझ मौके पर पहुंच गए हैं और इस कटाव को बांधने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन के द्वारा जल्दी इस कटाव को पाट लिया जाएगा और इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन यदि टाइम समय से इसको नहीं संभाला जाता तो निश्चित तौर पर नहर की आरडी 180 के इस पॉइंट पर अच्छा खासा कटाव देखने को मिल सकता था। नहर क्षतिग्रस्त हो सकती थी और आसपास के दर्जनों बीघा जमीन जलमग्न हो सकती थी। लेकिन शुक्र है ये बहुत ज्यादा कटाव नहीं हो पाया। साथ ही साथ
स्थानीय जो प्रशासन है और सिंचाई विभाग है वो मौके पर पहुंच गया। दरअसल पिछले 3 दिनों से न केवल श्रीगंगानगर जिले में आसिफ जी, बल्कि पंजाब और हरियाणा में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मानसून अच्छा खासा सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से जो आईजीएमपी और गंग कैनाल के अंदर जो पानी का फ्लो हो रहा था, उसकी जो डिमांड थी वो डिमांड एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गई है। और चूंकि पीछे से भी पानी आ रहा था, तो निश्चित तौर पर गंग कैनाल के साथ साथ आईजीएमपी के अंदर भी पानी का जो लेवल है वो काफी हद तक बढ़ा है। कई जगह गंग कैनाल की यदि हम बात करें तो किसानों के द्वारा गंग कैनाल को संभाला जा रहा है, उनकी माइनस को संभाला जा रहा है कि कहीं नहर और फ्लो ना हो जाए, कहीं वो फट ना जाए। सिंचाई विभाग भी इसी मशक्कत में जुटा हुआ है कि आईजीएमपी के साथ साथ जो गंग कैनाल है और उसकी जो माइनर्स हैं उसमें यदि कहीं पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, बरसाती पानी बरसात ज्यादा होने की वजह से, तो उसको भी संभाला जा सके और नहर को क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सके। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए एनटी की ओर से आयोजित नीट यूजी 2022 परीक्षा आज आयोजित हो रही है। परीक्षा को लेकर एनटीए द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। नीट 2022 यूजी के लिए कुल 18,72,341 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। एनटीए द्वारा यह परीक्षा भारत के 497 और देश के बाहर 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक किया जाएगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखा जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप रही रूबल शेखावत शनिवार को जयपुर पहुंची। राजधानी में एलीट मिस राजस्थान ने रूबल का भव्य स्वागत किया। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि आई एम एबल टू रिप्रेजेंट, मैंने राजस्थान को एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। और कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव कम्युनिटी जहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं मिलता है हमारी कम्युनिटी की लड़कियों को, वही कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशन था कि मैं इस करियर में परस्यू करूँ और अपने गोल्स को अचीव करूँ, ताकि मैं मोटिवेट करूँ और इन्फ्लुएंस कर पाऊँ हर उन लड़कियों को जो इस ड्रीम को, इस करियर को फॉलो करना चाहती हैं। और आई एम हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू ब्रिंग दैट चेंज, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी स्टार्टिंग में इतना सपोर्टिव नहीं थे फॉर दिस करियर, बट नाउ दे फील प्राउड ऑफ मी। तो जो मैंने चेंज उनकी मेंटालिटी में लाना है, मैं चाहती हूँ वही चेंज मैं एक सोसाइटी में ला पाऊँ एक दिन, एंड वही मेरा मोटिवेशन है टू फॉलो माई ड्रीम्स। अब बात स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद के लापरवाही की। नागौर के लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के पास एक मैदान में कचरा डिस्पोज करने के लिए बनाए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। गड्ढे में साटिया बस्ती के रहने वाले 4 बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए कहकर निकले थे। उसके बाद पैर फिसलने से गड्ढे में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। बच्चों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज अभी सुबह थाना कोतवाली पे सूचना मिली थी कि यहाँ स्टेडियम के सामने जो साटियों की बस्ती है, उसमें एक बरसाती पानी में डूब के 4 बच्चों की मृत्यु हुई है। इसमें 2 बालिकाएं हैं, 2 बालक हैं, जिनकी उम्र 3 से 4 साल है। हॉस्पिटल में लेके गए उनको, जहाँ उनको मृत घोषित किया गया है। उनके पोस्टमार्टम की और पंचनामे की कार्यवाही जारी है। हम प्रशासन से संपर्क में हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया है और जो अन्य राहत की कार्यवाही है वो प्रशासन के साथ समन्वय रखते हुए शीघ्र करवाई जाएगी। वहीं इस मामले में सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित परिवार को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता मदद का ऐलान किया। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए नगर परिषद आयुक्त को हटाने की मांग की है। नागौर नगर परिषद के परिधि में पावर हाउस के सामने साटिया जाति के 4 बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार है, क्योंकि नगर परिषद कचरा संग्रहण का वहाँ कचरा इकट्ठा करके डालता है और गड्ढे खोद रखे हैं, जिन गड्ढों की कोई तारबंदी भी नहीं है।
और छोटे बच्चे थे, गरीब बच्चे हैं, और वो चले गए और उनकी डूबने से मौत हो गई, उनके परिवार खत्म हो गए। मेरी सरकार से मांग रहेगी, मुख्यमंत्री से अपील करूंगा इस मामले में, वो हमेशा अपील करते हैं कि 4 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में रामगढ़ के राजा को 24 महीने के बाद उसकी रानी मिल गई। रामगढ़ के राजा यानी टाइगर T115 को आखिरकार बाघिन T102 के रूप में रानी मिलने का सपना साकार हो गया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर अभ्यारण्य में रानी तलाश रहे वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने T102 का चयन कर या एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया है। वन विभाग के साथ साथ जिला कलेक्टर भी इस संबंध में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टाइग्रेस थी जो कि बसावट के क्षेत्रों में आ रही थी, उसको रणथंभौर से लाया गया और अभी फिलहाल रामगढ़ के क्लोजर में उसको रखा गया है। कब छोड़ा जाएगा इसे इनक्लोजर से? इसके लिए निर्णय उच्च कार्यालय स्तर से स्थितियों का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।